होते हैं, सही है। फिलामेंट ऑफ लैम्प का ग्राफ ऐसा होगा, इस तरीके से बना होगा, सही है। और इसी तरीके से एक ग्राफ होता है थर्मिस्टर का, V और I के दरम्यान। थर्मिस्टर का ग्राफ यूं होता है, ऊपर जाता है, यूं मुड़ जाता है। मतलब ये टोटली स्टूडेंट मैं आपको जो ग्राफ बता रहा हूँ, चार ग्राफ है इस करंट और वोल्टेज का। एक ओम्स लॉ का ग्राफ है और एक फिलामेंट ऑफ लैम्प जो बल्ब की टंगस्टन फिलामेंट वायर होता है उसका ग्राफ यूं होता है, वो इस तरफ वोल्टेज की तरफ झुक जाता है और ये करंट की तरफ जा रहा है। इसमें फर्क क्या है कि ये वोल्टेज इंक्रीज होना शुरू कर दिया आगे में और ये करंट की तरफ जा रहा है, मतलब करंट बढ़ा रहा है, करंट की तरफ आ गया। और इसी तरीके से एक ग्राफ आपके पास होता है वोल्टेज और करंट का सेमीकंडक्टर डायोड का। सेमीकंडक्टर डायोड में पहले से वोल्टेज बढ़ते रहता है, वोल्टेज बढ़ते हैं, बाद में करंट बढ़ जाता है। ये हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड की ग्राफ है, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड है। ये चार ग्राफ आपको करंट और वोल्टेज के रिलेशन में याद होनी चाहिए। हमें ग्राफ के क्वेश्चन करंट वोल्टेज के सॉल्व करने के लिए हमें ये तमाम ग्राफ स्टूडेंट याद होनी चाहिए। सही है। तो मैं स्टूडेंट आपको बताना ही चाह रहा हूं कि इस तरीके से हमारे पास ये सिस्टम है। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं इस पेपर में, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं थर्मिस्टर का ग्राफ बता दें। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि कौन सा ग्राफ थर्मिस्टर का ग्राफ होगा। तो देखें आप ऑप्शन ए में देखें, ये हमारे पास थर्मिस्टर का ग्राफ है। थर्मिस्टर मतलब थर्मो रेजिस्टर्स, जो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ग्राफ थर्मिस्टर का ग्राफ है। तो थर्मिस्टर का ग्राफ वोल्टेज और करंट के दरमियान इस तरीके से बना होता है। तो ये हमारे पास जो ग्राफ है ये स्टूडेंट आपके पास क्या है, ऑप्शन ए। इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, देखें तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास डायग्राम गिवन है एक एटॉमिक मॉडल की जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। सही है, 2 इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड, ये मूव कर रहे हैं और कह रहे हैं इस कंडीशन में कि ये टाइम जो इस्तेमाल करते हैं मूव करते वक्त वो कितना है, 110 टू दी पावर -15 सेकेंड। 110 टू दी पावर -15 सेकेंड का टाइम यूज कर रहे हैं। और इस कंडीशन में आपसे पूछा जा रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन का जो करंट है वो कितना होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं तो करंट जो बनेगा वो, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है करंट का। और Q किसके बराबर होते हैं, NE के। तो आप यहाँ पे NE/T, तो N कितना है 2, E की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 और टाइम 110 टू दी पावर -15 है। तो आप इसको सॉल्व कर लें, 2 से मल्टीप्लाई करें 16 को तो 3.2 होता है, मतलब 32 होता है। 3.2 10 की पावर -19, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 15 होगा। भाई 1 से कुछ भी डिवाइड करो वही होगा ना। तो ये 3.2 10 की पावर कितना बच जाएगा बेटा, माइनस का क्या बचेगा, -15 और -15 और प्लस का 19, ये ऊपर जाके प्लस का 15 होगा। तो -19 प्लस का, तो ये हमारे पास -4 बचेगा, इतने एम्पियर होंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया ये कि 2 इलेक्ट्रॉन थे और उसके ऊपर करंट बताना था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 चार्जेस हैं और चार्ज को हमने Q से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने यहाँ पे कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया है। इस सवाल में कहा ही जा रहा है फॉर स्मॉल स्टूडेंट, हमें कह रहे हैं एजेस है जिसकी रेडियस R है और चार्ज Q है। सही है, फ्रीक्वेंसी F है और इस कंडीशन में हमें इक्विवेलेंट करंट बताना है। तो देखो स्टूडेंट, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम के। साइकिल में टाइम को हम टाइम पीरियड लेते हैं और हमें पता है
कि 1 टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को, अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखें तो ये फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, चार्ज मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, और चार्ज NEF होते हैं। तो N कितने हैं, 4 है, तो N को आपने 4 रख लिया। E को हमने यहाँ पे Q से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हम E की जगह पे क्या लिखेंगे, Q। तो राइट आंसर इज दिस, ये इसका राइट आंसर है। सही है, इस तरीके से हमारे पास राइट आंसर इसमें क्या बन जाएगा, 4QF बन जाएंगे। बेटा 16 की आंसर की मैंने दिखाया था, यहां से स्क्रीन शेयर करवाया था। चैप्टर 16 जो दूसरा वाला बुकलेट है उसके अंदर जो नहीं था, 16 क्वेश्चन होगा उसके अंदर, वो तो मैंने आंसर की बताया था बच्चों। अभी देखो सर आ जाते तो मैं आंसर की दिखा देता हूं फिर से। बेटा क्वेश्चन 2 तो बताया लेवल 4 का, लेवल 3 का पूछ रहे हैं। अभी फिलहाल इसको कर लें, फिर उसके बाद हम उसमें जाएंगे। फिलहाल तो पहले अभी हम इसको कंप्लीट कर लें, फिर हम लेवल 3 में जाएंगे। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 4 देखें, क्वेश्चन 4 देखें। 4 में स्टूडेंट 3 ग्राफ दिए हुए, इस तरीके से 3 ग्राफ दिए हुए क्वेश्चन नंबर 4 में। जो हमारा क्वेश्चन 4 है इसके अंदर आपके पास ग्राफ दिया हुआ है। पहला ग्राफ एक्स है, वोल्टेज करंट के दरमियान वो यूं है। तो भाई आपको समझ में आ गया, ये सेमीकंडक्टर डायोड है, वहां से देख लो। उसके बाद दूसरा ग्राफ जो वाई है, ये स्ट्रेट लाइन में, तो हमें वो पहला वाला ग्राफ है टेम्परेचर कांस्टेंट, ओम्स लॉ का ग्राफ है। जो उसके बाद जेड ग्राफ है वोल्टेज करंट के दरमियान, जो हमारा जेड ग्राफ है वो यूं है। सही है, जेड ग्राफ है वो यूं है। सही है, जेड ग्राफ आपके पास यूं है। तो इसमें आपके पास क्या है, ये वाला जो ग्राफ है यूं गिर रहा है, वो फिलामेंट ऑफ लैंप की ग्राफ है। सही है, तो फिलामेंट ऑफ लैंप है। तो हमें समझ में आ गया कि पहले वाले कॉलम में लिखा हुआ है टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पहले वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट। सही है, मेटल वायर हैज टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट वाई है, तो पहले कॉलम में वाई आएगा, बी में देख लो। इसी तरीके से सेमीकंडक्टर डायोड में एक्स आएगा, मतलब हमारा सीक्वेंस ये बनेगा वाई, हमारा सीक्वेंस ये बनेगा वाई एक्स और जेड। बी ऑप्शन राइट होगा। आप बी में देखें बिल्कुल मैच कर रहा होगा ग्राफ, आप मैच करके देखें कॉलम में, बी में तमाम वैल्यूज मैच कर रही होंगे इस ग्राफ के मुताबिक। बी में जो बातें लिखी हुई हैं तमाम इस ग्राफ के मुताबिक ही वैल्यू लिखी हुई हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी बनेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। 5 स्टूडेंट एक दफा एनटीएस के पेपर में 2009 में डॉ के पेपर में आया था, ये थर्मोकपल का सवाल है। थर्मोकपल क्या होते हैं, लिखें, द हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मोकपल की डेफिनेशन लिख लें, द हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मोकपल क्या है, तो थर्मोकपल की डेफिनेशन है द हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही है। आप एक काम कीजिएगा, चैप्टर 16 का इसमें एक की दिया था मैंने, इनको दिखा दे। सही है बच्चों, देखें, लिखेगा थर्मोकपल के बारे में, द हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चैप्टर 16 का ये देखा, छोटा सा वो की है, 16 क्वेश्चन हो गए। आइए दिखा दे। बेटा मैंने ये आंसर की आपके सामने शो कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो कह रहे थे 16, सेकंड बुकलेट में ये नहीं होगा, सेकंड बुकलेट में जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के नोट एक साथ हैं, उसके अंदर ये है। देखो
थर्मोकपल का एक तो फॉर्मूले की मदद से मैं बताऊंगा और बाकी मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। इसमें आई निकालने का फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अब आप कहेंगे सर ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमारे बुक में तो नहीं है, तो मैं इसको आपके बुक के तरीके से ही बता दूंगा। वैसे तो मैंने एक फॉर्मूला थर्मोकपल का ये भी बता दिया। देखिए वोल्टेज दिया हुआ 90 माइक्रोवोल्ट, 90 माइक्रोवोल्ट, माइक्रो में रहने दूंगा क्योंकि नीचे आंसर माइक्रो में दिया हुआ है। करंट 90 लिख लिया। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना है? 100 है भाई। 373 273 को माइनस करो, कितना बचेगा डिफरेंस? 100। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 100। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 30 + 6 36। तो ये 9000 डिवाइडेड बाई 36, इसको कैंसिल करें 250 हो जाएगा भाई। 36 25 का 900 होते हैं, एक जीरो ये है, तो ये 250 माइक्रो एम्पियर इसका राइट आंसर है। ये एनटीएस के पेपर में। ये बात अभी समझ में नहीं आया होगा, अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूं आपको। भाई करंट निकालने का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इतना तो हम सबको पता है। अब इस सवाल को सुनिएगा। कह रहे हैं अ थर्मोकपल कनेक्टेड अक्रॉस अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम। 30 ओम उसका रेजिस्टेंस है। फिर कह रहे हैं वन जंक्शन टेम्परेचर 320, हमारे पे कह रहे हैं 327, एक जंक्शन का टेम्परेचर इतना है। अदर जंक्शन का टेम्परेचर ये दिया हुआ है, ये दो टेम्परेचर दिए हुए हैं। फिर कह रहे हैं द थर्मोकपल द ईएमएफ ऑफ थर्मोकपल 90 माइक्रोवोल्ट, न्यूटन गलती से लिखा हुआ है 90 माइक्रोवोल्ट फॉर ईच केल्विन। एक केल्विन पे कितना है भाई? देखिए कह रहे हैं 90 माइक्रोवोल्ट फॉर ईच केल्विन, एक केल्विन, एक केल्विन। तो यहां पे कितना केल्विन बढ़ रहा है? 100 केल्विन बढ़ रहा है बेटा। अगर इन दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस देखिए कितना है? 100 केल्विन। तो एक केल्विन का वोल्टेज ये है, तो 100 केल्विन के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 लेंगे तो कितना आएगा? इतना वोल्टेज होगा माइक्रो। मैंने इसको वोल्टेज को टेम्परेचर से क्यों मल्टीप्लाई किया भाई? क्वेश्चन में कह रहे हैं एक केल्विन पे 90 है, तो 100 केल्विन पे कितना होगा? 9000 होगा। तो वोल्टेज हमें पता चल गया 9000 होगा। सही है, वोल्टेज हमारा 9000 हो गया। आगे इसी सवाल में कहा ही जा रहा है थर्मोकपल ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। भाई गैल्वेनोमीटर और थर्मोकपल क्या होंगे? अक्रॉस होंगे, सीरीज में होंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? डायरेक्ट सम 30 + 6। तो ये 9000 डिवाइडेड बाई 36 कितना आ रहा है? 250 माइक्रो एम्पियर। एक मेथड मैंने ये भी बनाकर दिखा दिया। सही है, ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड था। या तो आप फॉर्मूले याद कर लें या फिर कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस तरीके से बना लें कि एक केल्विन पे वोल्टेज 90 है, तो टेम्परेचर की जो चेंजिंग आपको दिख रही है वो 100 केल्विन का दिख रहा है, तो 100 केल्विन के लिहाज से इतना होगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको आसान लगे, उस तरीके से हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों आप समझ गए होंगे। सही है, इसको नोट कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 के जानिब चलेंगे। सही है, जी बेटा मैं बुकलेट करा रहा हूं। ये पेज नंबर 27 लेवल 4 है। अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सही स्टूडेंट कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं एक जनरेटर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है अ जनरेटर प्रोड्यूस 100 किलोवाट, 100 किलोवाट का जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या है? 100 किलो वोल्ट है। 100 किलो वोल्ट है, 100 किलो वोल्ट है।
जबकि स्टूडेंट इस कंडीशन में इस केबल मतलब वायर की रेजिस्टेंस कितना बता रहे हैं, सही है। इसका स्टूडेंट वोल्टेज आपके पास इस जनरेटर का कितना दिया हुआ है, 10 किलो वोल्ट। इस केबल की रेजिस्टेंस आपके पास बता रहे हैं 5 ओम्स और कह रहे हैं इस केबल का पावर कितना होगा। हमेशा याद रखिएगा, जो जनरेटर के पास करंट होगा वही केबल के पास करंट होगा, लेकिन जो जनरेटर के पास वोल्टेज होगा वो केबल के पास वोल्टेज नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, सेम नहीं होते। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। तो आप पहले क्या करें, करंट निकालना है P/V से। भाई वो भी किलो पे है, नीचे भी किलो में है, किलो से किलो कैंसिल हो जाएंगे, 10 एम्पियर। जनरेटर का करंट 10 एम्पियर है तो वायर का करंट भी 10 एम्पियर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो जनरेटर का वोल्टेज है, जो बैटरी का वोल्टेज है, वही टर्मिनल पोटेंशियल हो, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए P का फॉर्मूला I² R लगाएंगे। तो I की वैल्यू कितनी है 10, R की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 500, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 500 वॉट इसकी राइट आंसर है। इस बात को और क्लियर करने के लिए, वैसे स्टूडेंट आप हमेशा कोशिश क्या करें, पावर इससे निकालें, ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि करंट सेम रहता है, वोल्टेज सेम नहीं रहता है, जैसे V² R नहीं लग सकता। इस बात को क्लियर करने के लिए मैं पहले क्वेश्चन नंबर आपको बताऊंगा 10, उससे आपको ये बातें क्लियर होंगी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन 7 पे आएंगे। अगर इस बात को और क्लियर करना चाहते तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ें पहले, इंशाल्लाह बातें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में एक इलेक्ट्रिक हीटर है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है ये बच्चों हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है। इस तरीके से आपने इसकी ईएमएफ बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक हीटर की ईएमएफ मतलब जो उसका वोल्टेज बता रहे हैं वो 12 वोल्ट है, जबकि स्टूडेंट इस हीटर का रेजिस्टेंस 3 ओम्स है और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम्स है, और कह रहे हैं हीटर का पावर बता दें। तो मैं पावर के लिए यही फॉर्मूला लगाऊंगा I²R, लेकिन पहले मैं I निकालूंगा, तो I निकालने का फॉर्मूला ER प्लस स्मॉल r होता था। ये रखा 12, ये रखा 3, 1, तो I कितना आ जाएगा, नीचे 4 और ये 3 एम्पियर हो गया, ये 3 एम्पियर हो गया। अब आप कहें P निकालना है सर, तो P का फॉर्मूला ये होता है I²R, तो I कितना है 3 का स्क्वायर, R कितना है भाई, R की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये आपस यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 वॉट हो जाएगा। अब देखो मैं बताने ही चाह रहा हूं कि देखें, अगर कोई कहता है सर V से निकाल दें, मुझे V²R से निकालना है, क्या आंसर यही आएगा, लेकिन ईएमएफ नहीं चलेगा, आप V निकालो पहले। मैं ये स्टूडेंट सॉल्व हो गया, मैं इस सवाल को एक्स्ट्रा सॉल्व कर रहा हूं, मतलब मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो इसमें आप अगर V का फॉर्मूला E-IR लगा लें, तो E की वैल्यू कितनी है 12, I कितना है भाई 3 एम्पियर, R कितना है 1, तो V कितना आ गया 9 वोल्ट। अब हम P का फॉर्मूला V²R लगाएं तो आंसर सेम आएगा, ये 9 का स्क्वायर नीचे 3, 9 का स्क्वायर 81 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा 27, देखो वही आंसर आया। अब कोई कहता है सर P निकालने का फॉर्मूला IV तो होता है, इससे बता दें, तो I की वैल्यू कितनी है 3, V की वैल्यू 9 है, अभी भी कितना आया सेम आ रहा है ना। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि उस वक्त जो जनरेटर का वोल्टेज है वो तो ईएमएफ है, सही है, लेकिन जो जनरेटर का करंट होगा उस ईएमएफ से जो हमने करंट निकाला वो करंट यहां पे सेम रहेगा। लेकिन अगर आप ईएमएफ की सारी वैल्यू होती, तो जैसे अभी मैं उस क्वेश्चन में डिफरेंट मेथड से सॉल्व करके 27 बता रहा हूं, इसी तरीके से आप बता सकते हैं स्टूडेंट, सही है। तो ये कंडीशन हमारे पास होगा इस तरीके से, सही है। अब हम बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा ग्राफ है, मैंने सारे ग्राफ के नाम बता दिए हैं। पहला एक्स ग्राफ सेमीकंडक्टर डायोड है, वाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, मेटल वायर है टेम्परेचर कांस्टेंट, और तीसरा जो है वो फिलामेंट ऑफ लैंप है। तो बी ऑप्शन में देख लें सेम है, वाई मेटल वायर कांस्टेंट, एक्स सेमीकंडक्टर डायोड और जेड फिलामेंट ऑफ लैंप, इसलिए 4 का जो है वो बी आंसर है। सब क्वेश्चन करेंगे बेटा 16 क्वेश्चन कहाँ हैं इसके अंदर, 16 क्या है, तो 11 तक क्वेश्चन है, 16 कैसे बता दूं भाई। मेथड तो सब हैं, आपको जो आसान लगे उससे बनाएं।
ये क्वेश्चन 6 है बेटा। आप बुकलेट तो सामने रखो, ऐसे कैसे पढ़ लो भाई? क्वेश्चन 16 कह रहे हो, क्वेश्चन बुकलेट में 11 क्वेश्चन है, 16 कहां से? बुकलेट तो सामने रखो, ऐसे थोड़ी ना पढ़ते हैं बच्चों, ऐसे पढ़ोगे? बुकलेट तो सामने रखो अपने भाई। मेथड बहुत है, आप जो आसान लगे उस मेथड से बनाएं। आई स्क्वायर आर से निकालिएगा, ज्यादा आसान होता है। मैंने यही तो बताया कि अगर कोई कहता है कि सर ऐसा कर लें तो ऐसा भी होगा, वैसा कर लें तो वैसा भी होगा, सब तरीके से होगा, आंसर वही आएगा, टेंशन नहीं ले। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और आखिरी में डेफिनेशन बता रहे हैं ईएमएफ की। देखिए कह रहे हैं अ सेल ऑफ ईएमएफ ई, एक सेल है उसकी ईएमएफ ई है, अ सेल ऑफ ईएमएफ ई, और फिर वो कनेक्टेड है एक रेजिस्टर्स के साथ जो कि आर है। ये सेल है, सेल के अंदर दो चीज होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक ईएमएफ। मैंने आपको बताया था 13 चैप्टर में, देखिएगा ये सारी डायग्राम बनी होंगी। फिर कह रहे हैं कैपिटल आर का वोल्टेज वी आर है, मतलब यहां का वोल्टेज वी कैपिटल आर है। फिर उसके बाद इसी सवाल में कह रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और उस इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वी स्मॉल आर है, वो गलती से एफ लिखा हुआ है, वी स्मॉल आर, इसको करना है। इस सवाल में कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस, इस सवाल में कह रहे हैं व्हाट इज द एनर्जी ट्रांसफर बाय सेल से इन मूविंग अराउंड द कंप्लीट सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। देखिए भाई, मैंने आपको कहा था बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जो पोटेंशियल होता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं, और ईएमएफ क्या होता है? बैटरी के इन साइड से चार्ज को ड्राइव करें कंप्लीट अराउंड द सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। सही है? तो भाई ये डेफिनेशन व्हाट इज द जो कह रहे हैं ना, ऊपर तो सिर्फ इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखें ऊपर जो आपके पास सवाल में व्हाट इज द एनर्जी ट्रांसफर बाय सेल, एनर्जी ट्रांसफर बाय सेल इन ड्राइविंग चार्ज कंप्लीट अराउंड द सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ, मतलब डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर, डी है। ईएमएफ की डेफिनेशंस पूछा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ई है, जो कि डी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है ईएमएफ। ओके, तो ये डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ है, व्हाट इज द एनर्जी। शुरू में सिर्फ डायग्राम को एक्सप्लेन किया, आखिरी में व्हाट इज द, सही इसमें कह रहे हैं भाई सीरीज में करंट सेम होता है। बैटरी कभी भी किसी डिवाइस से कनेक्ट होता है तो सीरीज में करंट सेम होता है। सीरीज में मेरा बच्चा करंट सेम होता है, इसलिए हम जो करंट जनरेटर के पास होगा वही वायर के पास करंट होगा, लेकिन जो बैटरी के पास वोल्टेज होंगे या जनरेटर के पास वोल्टेज होगा वो वायर के पास नहीं होगा, डिफरेंट होता है। सही है? भाई कंप्लीट अराउंड द सर्किट है। ईएमएफ की डेफिनेशन उठा के अपनी कॉपी में देखा ना बच्चों, ये तो पढ़ा हुआ है आपकी कॉपी में, लिखा हुआ है ये सारी डेफिनेशन। देखो जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी, रिवीजन नहीं किया आप लोगों ने? देखें रिवीजन में, देखें स्टूडेंट, ये आपके पास लिखा होगा, ये नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट? मैंने ईएमएफ की डेफिनेशन ये नहीं लिखवाई थी कि एक चार्ज को कंप्लीट अराउंड द सर्किट करें तो वो ईएमएफ कहलाता है। अभी मैं क्वेश्चन 10 तक जाऊंगा, अभी जहां तक स्टूडेंट है वहां तक बात करें। मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो रही होंगी बच्चों। मैंने तो रिवीजन का फैसला कर लिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सही, अगर कुछ चीजें भूल गए होंगे तो वो थोड़ा सा रिव्यू हो जाए। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा क्वेश्चन 8 है, हम इसकी बात करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर, इसमें ईएमएफ की वैल्यू 12 दिया हुआ है और वोल्टेज जो है वो 9 है, टर्मिनल पोटेंशियल 9 है। ईएमएफ 12 है, टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज 9 है। 12 का है वोल्टेज, ये तो ईएमएफ है, बैटरी का वोल्टेज है। यहाँ पे वोल्टेज कितना मिल रहा है? 9। आप में से कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर वी कैसे कम हो गया? तो बेटा ई वी का फॉर्मूला आपने बैटरी वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था क्या? ईएमएफ का मैंने 4 केसेस बताए थे।
मुझे तो लग रहा भूल गए हो आप लोग सब जी। कुछ बच्चे तो बिल्कुल सही बता रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। चलो फिर मैं आगे इसको आपको बता रहा हूं। देखो 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 में स्टूडेंट हमारे पास क्या है, कह रहे हैं एक बल्ब है, मतलब फिलामेंट है, उसका वोल्टेज आपके पास, मतलब एक बल्ब की जो फिलामेंट वायर होते हैं, पहले आपने देखा होगा पहले जमाने में ऐसा बल्ब होता था, सही है। ये इस तरीके से एक बल्ब है, इसका जो वोल्टेज है इस बल्ब का वो 240 बता रहे हैं, और इस बल्ब की पावर बता रहे हैं, ये वोल्टेज बताया हुआ है, पावर बता रहे हैं 100 वॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक लैंप है, मतलब बल्ब है, ऑपरेट हो रहा है रूम टेम्परेचर पे, ऑपरेटिंग एट रूम टेम्परेचर है। फिर कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय 16 फैक्टर, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है रूम टेम्परेचर से 16 टाइम्स आर। हमें पता है कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इस सवाल में कह रहे हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय 16 फैक्टर, मतलब रूम टेम्परेचर वाली, पहले जो रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आर है, लेकिन रूम टेम्परेचर राइज किया तो उस कंडीशन में आपके पास रेजिस्टेंस भी राइज कर गया। जब रेजिस्टेंस राइज कर गया तो वो कितना टाइम बढ़ गया, 16 टाइम बढ़ गया। हमें कह रहे हैं इस सवाल में कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस को बता दें, इस वाले रेजिस्टेंस को आर बता दें जो रूम टेम्परेचर पे होगा। कह रहे हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ लैंप एट रूम टेम्परेचर, मतलब हमें कौन सी रेजिस्टेंस निकालनी है, हमें ये वाली रेजिस्टेंस निकालनी है। देखिएगा हमें पता है कि आर पी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर आर के, गिवन को देखते हुए हमने लगा लिया। v की वैल्यू स्टूडेंट कितना है 240 स्क्वायर, और r डैश की वैल्यू कितनी है 16r। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं कीजिएगा, स्क्वायर करने से नंबर ग्रेटर हो जाता है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, तो इस r को ऊपर लिया है। ये भी एनटीएस के पेपर में सवाल आया था, सही, इंटीरियर के पेपर, इंटीरियर सिंध के पेपर में आया था, लेकिन एनटीएस ने इस क्वेश्चन को लिया है स्टूडेंट पेपर में। ज्यादातर क्वेश्चन बुकलेट में क्या है, वो किसी न किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर आए हुए हैं, उसके रेफरेंस से हमने ज्यादातर क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, चाहे वो कराची के अंदर हो या इंटीरियर सिंध में हो, सही, उनको देखते हुए हमने वर्किंग की है इसके ऊपर। तो देखिएगा बच्चों, मैं ये कहना चाहूंगा इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे, तो मैं इस 240 को 2 दफा लिख दूंगा, इसको मैंने 2 दफा लिख दिया, स्क्वायर नहीं किया मैंने, 2 दफा लिख दिया। ये आर ऊपर जाएगा 100 डिवाइड में आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 100, देखो ये ऊपर गया और ये डिवाइड में आया। अब आप खुद देख लें बच्चों, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो वो तो 1 है ना, 16 1 16, 4 4 16, 4 6 24, 4 1 4, 4 6 24, 6 6 कितना होगा 36। आप स्क्वायर करते नंबर ग्रेटर हो जाता, हमें टेबल नहीं याद होता, तो फिर हम कैसे करते हैं स्टूडेंट, तो हमेशा स्क्वायर कभी भी नहीं करें, मैं कहता हूं कभी भी स्क्वायर ना करें, नंबर को 2 दफा लिख लें, स्क्वायर को 2 दफा लिखें, देखो कितने आसानी से सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया 36 ओम। लेकिन आप स्क्वायर करते, स्क्वायर करने में टाइम जाया होता, फिर उसके बाद आप डिवाइड करते हो, उसमें टाइम जाया होता, तो डिवाइड करने में मुश्किल हो रहा होता, तो इसलिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर 36 यहाँ पे इस तरीके से आएगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि इसका वोल्टेज 240 था, पावर स्टूडेंट ये दिया हुआ था, रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आर है, रूम टेम्परेचर पर आर है, लेकिन रूम टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस 16 टाइम बढ़ जाता है। सवाल में लिखा है रूम टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया 16 टाइम, लेकिन सवाल में फिर कह रहे हैं कि जो रूम टेम्परेचर वाली रेजिस्टेंस है वो बता दें कितना होगा। तो पावर का फॉर्मूला हमने गिवन को देखकर अप्लाई कर दिया, पावर 100 है, वोल्टेज ये दिया हुआ बल्ब का, और रेजिस्टेंस आर डैश की वैल्यू 16, ये ऊपर गया और ये इसके नीचे डिवाइड में आ गया। इस स्क्वायर को मैंने 2 दफा लिख लिया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 के टेबल में 4 4 16, 4 6 24, फिर 4 1 4, 4 6 ऊपर से 6 और 6 बचे, 6 6 36, तो इसका राइट आंसर क्या बना 36 बन गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमारे पास इसका राइट आंसर 36 है।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, जल्दी बच्चों उसको लिख लें, हम इसके बाद 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में एक सर्किट दिया हुआ है इस तरीके से, यहां पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 ओम्स है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 ओम्स है। इस सर्किट में करंट आई है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस सवाल में आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटा? सवाल में आपके पास ईएमएफ, मतलब ये ईएमएफ बता रहे हैं 9 वोल्ट। टर्मिनल पोटेंशियल जो मतलब इसके पास होगा वो वोल्ट मीटर की रीडिंग है, वोल्ट मीटर की रीडिंग बता रहे हैं 7.5 वोल्ट, और कह रहे हैं सर्किट में करंट बता दें। सही है। तो भाई आई का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन आर होते हैं। आर तो हम 15 लेंगे, ये वाला जो सर्किट पे लिखा हुआ है। V इन दोनों में से कौन सा लें, मुझे ये बताओ, V कौन सा लें? वोल्ट मीटर टर्मिनल पोटेंशियल पड़ता है, V हम क्या लेंगे इसमें? जल्दी बताओ V क्या लेंगे हम? सिर्फ ये बताओ V की वैल्यू हम क्या लें जी? 7.5 लेंगे। 7.5 बेटा, ये ईएमएफ है। जो वोल्ट मीटर होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल पड़ता है, मतलब इसका वोल्टेज पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज वोल्ट मीटर पड़ेगा। मैंने अभी चैप्टर 15 में बताया है कि पोटेंशियोमीटर जो अगर यहाँ लगा होता तो वो उसकी रीडिंग बता रहा होता। ये वोल्ट मीटर लगा हुआ तो वो इसका वोल्टेज पड़ेगा, उसका नहीं पड़ सकता। सही है। तो ये 7.5, और हमेशा याद रखिएगा कि E ग्रेटर होता है V से, तो V हमेशा कम होगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल ये हो गया। पॉइंट हटा के एक जीरो ले लें, 75 और नीचे 150, ये 1 और ये 2, 1/2, 0.5 एम्पियर इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, आप 11 में स्टूडेंट सबसे पहले एक चीज पढ़ें कि लिखा हुआ क्या है सर्किट में, चीजों को हम समझते हैं। क्वेश्चन में ई के बारे में कह रहे हैं, ई केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, मतलब हमें ये समझ में आ गया कि ई यहां पे ईएमएफ नहीं है। इस सवाल में ई जो है, इस सवाल में ई जो है वो एनर्जी है, इस सवाल में ई ईएमएफ नहीं है। इस सवाल में 11 नंबर क्वेश्चन में ई का मतलब एनर्जी है, और क्यू क्या है? चार्ज है, और टी क्या है? टाइम है। इस क्वेश्चन के लिहाज से सारी बातें ऊपर वर्डिंग में लिखा हुआ है, पढ़ लो, ऊपर लिखा हुआ। दो चीजें मालूम करनी है, एक ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। वर्क क्या होते हैं? एनर्जी, मतलब ईएमएफ इसके बराबर होगा। और एक पूछा है करंट, दो कॉलम दिया हुआ है, तो करंट चार्ज अपॉन टाइम होते हैं। तो देखो ये दोनों किस कॉलम में आ रहा है, अब देख के बताओ इस किस में ये दोनों आ रहा है। ईएमएफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी होता है, मतलब वर्क हमारे पास ई है, एनर्जी, यहाँ पे ई ईएमएफ नहीं है, यहाँ पे ई एनर्जी है। सी राइट आंसर है। ओके बच्चों, सी राइट आंसर है। तो ये 11 हो गया। अब आप लोगों ने लेवल 3 में से कोई क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल से 4, वो मैं बता देता हूं। 4 पूछा था बेटा, जिसने पूछा था बताएं। सही है। इसको मैं रिपीट कर देता हूं, ई का मतलब एनर्जी है, क्यू चार्ज है, टी टाइम है। तो ईएमएफ किसके बराबर होते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। वर्क मतलब एनर्जी और चार्ज ऐसी रहा, तो ई अपॉन क्यू जो है वो ईएमएफ हो गया, और करंट चार्ज अपॉन टाइम होते हैं। सही है। तो इस तरीके से आपके पास ये कंडीशन आ गया। देखें लेवल 3 में आपने कुछ क्वेश्चन कहा है सॉल्व करने के लिए, कराता हूं जितना हो जाएगा। देखो करा रहा हूं, क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। लेवल 3 में आ जाते हैं स्टूडेंट।
इससे पहले पेज नंबर 26 में, पेज नंबर 26 लेवल 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। देखिए स्टूडेंट कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग एन रेजिस्टर्स ईच ऑफ आर। मैंने आपको एन इक्वल रेजिस्टर्स ईच ऑफ आर की 2 कहानी बताई थी। एन रेजिस्टर्स ईच ऑफ आर शॉर्ट में कह रहे हैं मतलब एन इक्वल रेजिस्टर्स ईच ऑफ आर के लिए मैंने 2 कहानी बताई थी। जब सीरीज में होगा तो उसका फॉर्मूला था एनआर, याद करें। जब सीरीज में होगा तो एनआर, और जब पैरेलल होगा, ये सब आपकी कॉपी में काम कराया हुआ सवाल बनाकर, सही है। पैरेलल का फॉर्मूला आर अपॉन एन, और आपको पता है कि पैरेलल वाली वैल्यू मिनिमम होती है और सीरीज वाली वैल्यू मैक्सिमम होती है। मतलब ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। तो अभी इस सवाल में हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू बताने के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर 1 में? राइट ऑप्शन इस वाले केस का ही। अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू कहते हैं तो आप क्या कह देते? एनआर बता देते। तो अभी इस कंडीशन में इस क्वेश्चन नंबर 1 में ये ऑप्शन है जो कि सी में दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई। स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग एन रेजिस्टर्स ईच ऑफ आर, सही है। मतलब एन इक्वल रेजिस्टर्स ईच ऑफ आर के लिए आपके पास सीरीज में ये होता है और पैरेलल में ये होता है। और एक कटिंग वाले केसेस बताया था कि जब हम कट करें देन ज्वाइन इन पैरेलल, तो उसका फॉर्मूला आर अपॉन एन स्क्वायर था। तो यहाँ पे उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो अभी इस वाले केस की बात करें, इसके 2 बताए थे, एक सीरीज के लिए एक पैरेलल के लिए। तो यहाँ पे सीरीज और पैरेलल नहीं कहा, स्मॉलेस्ट ये हो गया। ग्रेटेस्ट की बात करते हैं तो सीरीज हो जाता। स्मॉलेस्ट से समझ में आ गया कि पैरेलल की बात कर रहे हैं, क्योंकि पैरेलल में स्मॉल हो जाता है, डिवाइड होके कम हो जाता है और मल्टीप्लाई होकर मैक्सिमम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं आरपी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, एन इक्वल रेजिस्टर्स ईच ऑफ आर और व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आरपी एन इक्वल, ये वाली बात है, एन इक्वल रेजिस्टर्स ईच ऑफ आर, तो पैरेलल में आर अपॉन एन होते हैं। फिर कह रहे हैं आरएस सीरीज रेजिस्टेंस है, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज के लिए आरएस कह रहे हैं। तो आरएस का फॉर्मूला क्या है? ये एनआर। और इस सवाल क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं कि आरएस अपॉन आरपी बता दें। आरएस अपॉन आरपी बता दें। आप देखिएगा कॉपी उठाकर, इसमें मैंने ये काम जरूर कराया होगा। आपकी कॉपी में भी ऐसे सवाल मैंने लिखवाए, ये दोनों कैंसिल हो गए, इससे स्क्वायर हो गया, एन से रेस हो, तो इसका राइट आंसर एन स्क्वायर है। लेकिन अगर इसका उलट पूछ लेते हैं, आरपी अपॉन आरएस पूछ लेते तो फिर क्या हो जाता? 1 अपॉन एन स्क्वायर। लेकिन अभी ये नहीं पूछा है, अभी ये वाला पूछा है। तो अभी राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? बी ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास डिफरेंट यूनिट लिखे हुए हैं। जैसे ए में लिखा हुआ है जूल पर सेकेंड, तो ये पावर की यूनिट है। कौन वाले फॉर्मूले के मुताबिक? वर्क अपॉन टाइम के मुताबिक। भाई देखें वर्क जूल और ये वाला। बी में आपके पास एम्पियर वोल्ट लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक आईवी एम्पियर वोल्ट वॉट के बराबर होते हैं। सी में स्टूडेंट आपके पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर ओम्स, तो ये इसके मुताबिक आई स्क्वायर रेजिस्टेंस, आई आर स्क्वायर वाला, तो इसकी यूनिट एम्पियर और रेजिस्टेंस। डी में लिख रहे हैं, ऑप्शन डी में लिख रहे हैं बच्चों, डी में जो इन्होंने लिखा है वो ओम्स, सही, ओम्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वोल्ट। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर आर, तो इसके मुताबिक यूनिट जो बनेगा वो वोल्ट स्क्वायर ओम्स बनेगा। तो ये नॉट इक्वल हो गया। तो ये वॉट के इक्वल नहीं होंगे, ये वॉट के इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे इस सवाल में कह रहे हैं 3 में कि कौन वॉट के इक्वल नहीं होगा। कह रहे हैं कौन सी यूनिट नॉट इक्वल टू वॉट होगा? तो डी वॉट के इक्वल नहीं होगा। अगर डी की जगह पे वोल्ट अपॉन ओम्स होते, वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम्स होते, तो वो इक्वल टू हो जाता। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन 4 के जाने पड़ेंगे, सही है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर
4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इस 4 क्वेश्चन में बच्चों हमें कहा यह जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि हमारे पास कह रहे हैं 2 रेजिस्टेंस है, जब वो पैरेलल कनेक्टेड हुआ तो उस कंडीशन में 6/5 है, 6/5 है। पैरेलल में जब आपने कनेक्ट किया तो इसकी वैल्यू 6/5 है। फिर वो टूट जाता है, 2 वायर पैरेलल में टूट जाता है, एक वायर की इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ओम्स है, कह रहे हैं अदर वायर की रेजिस्टेंस क्या होगी बता दें। तो आप सबको पता है सर पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, तो प्रोडक्ट अपॉन सम। तो इसकी जगह पे 6/5 और R1 की वैल्यू आपके पास 2 है, R2 मालूम करना है और ये 2 है। देखो एक मेथड तो ये है कि आप पूरा सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा, और एक मेथड ये है कि मैं यहां पे क्या रखूं, जैसे नीचे ऑप्शन को देखते हुए मैं यहां पे क्या रखूं कि 6 आ जाए, 3 रखूंगा, 3 2 6 आ जाएगा। यहां पे 3 रखूंगा तो 3 + 2 5 आ जाएगा। तो देखो हम ऑप्शन में हमने देखा कि जो ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी में देखिएगा 3 ओम्स लिखा हुआ है, मैंने उसी को देख के देखा कि भाई यहाँ पे मैं ऐसे इक्वेशन बनाने के बाद मैंने देखा कि मैं क्या रखूं कि 6 आ जाए, 3 2 6। एक तो इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करके निकालें, फिर भी वही आंसर आएगा। और एक तरीका कार ये है, आप देख लो मैं सॉल्व करके भी दिखा रहा हूं, इसको इधर ले लें, 6 2 + R2 और 5 2 10 R2, ये 12, ये 6 R2, ये 10 R2। आप उसको माइनस कर लें, 12 10 R2 माइनस 6 R2, तो ये आपके पास कितना बचेगा 4। अब देखो ये R2 निकालेंगे, 12 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 3। इतना ज्यादा कैलकुलेट करें या सेटिस्फाई करके भी हम यहां से मालूम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको समझ में आ गया कि क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 3 जो है वो वेरीफाई कर रहा है इक्वेशन को, तो यहां पे डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्विवेलेंट पावर पूछ रहे हैं, 5 में इक्विवेलेंट पावर पूछ रहे हैं, सही है, इक्विवेलेंट पावर पूछ रहे हैं, सही है। तो देखो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास इस तरीके से इक्विवेलेंट पावर पूछा गया है। तो इक्विवेलेंट पावर क्वेश्चन नंबर 5 में इक्विवेलेंट पावर पूछ रहे हैं, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट पावर P1 + P2 होते हैं और सीरीज में प्रोडक्ट अपॉन सम होते हैं। याद करें कॉपी में लिखवाया था ये ऑप्शन आपके पास ए हो जाएगा, सही है, ए में है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास कहा जा रहा है कि रेडियस को हम किसी वायर ऑफ स्ट्रैंड रेजिस्टेंस आर है, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो रेडियस n टाइम्स हो जा रहा है। याद करें रेडियस का रिलेशन मैंने कुछ बताया था, रेडियस की पावर 4r, यहीं पे हमने स्टार्ट किया था और आज फिर हम उसी पॉइंट पे रिवीजन पे पहुंचे हुए हैं। तो ये r/n की पावर 4, यहीं से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। देखें मैं स्टूडेंट्स ये बताना चाहूंगा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 7 में 2 बल्ब हैं, कह रहे हैं 2 बल्ब ऑफ पावर 500 वॉट एंड 300 वॉट कनेक्टेड इन 220 वोल्ट। दोनों बल्ब की स्टूडेंट, एक की पावर 500 वॉट है और एक की पावर 300 वॉट है। दोनों बल्ब की वोल्टेज सेम है, मतलब दोनों बल्ब कैसे जुड़े हुए हैं बताओ, दोनों बल्ब ऑपरेट हो रहे हैं 220 वोल्ट में। तो ये किस, मैं ये कहना चाहूंगा दोनों स्टूडेंट 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं, तो आप बता लें पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे, सही है, पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे। तो पैरेलल में आपके पास पावर और रेजिस्टेंस इनवर्स होते हैं क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट होता है। मैंने कहा था पैरेलल में पावर रेजिस्टेंस इनवर्स होते हैं। तो अगर मैं R1/R2 का फॉर्मूला लिखूं तो P2/P1 होगा। तो P2 की वैल्यू कितनी है 300 और P1 की वैल्यू कितनी है, तो आंसर 3/5 राइट आंसर है। तो ये भी आपके पास लेवल 3 भी सॉल्व हो गया, सही है, लेवल 4 भी हो गए। दोनों स्टूडेंट्स मैंने करवा दिया आपके सामने इस तरीके से, मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गई होंगी। सही है, ओके।
बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को तो मैंने बहुत डिटेल से, अपनी कॉपी उठाइएगा, आप रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड एरिया पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ जाएगा। रेडियस n टाइम्स कंप्रेस हो रहा है, तो रेडियस की पावर 4r मैंने बताया था फॉर्मूला। अगर आप लोगों ने टॉपिक नंबर 1 मेरी पहली क्लास ली होगी या दूसरी क्लास के अंदर मैं ये टॉपिक कराता हूं तो उसमें आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल स्टूडेंट हम यहाँ पे टाइम हो गया है, एंड करेंगे इंशाल्लाह। अगली क्लास में आया तो जो आपके प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करेंगे और चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करवा देंगे। क्वेश्चन 12 के भी जो क्वेश्चन और प्रॉब्लम है उसको भी मैं करवा दूंगा। सही है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे 7 क्वेश्चन में पावर रेजिस्टेंस इनवर्स होगा क्योंकि पैरेलल सर्किट है। बेटा बच्चों आप 13 चैप्टर रिपीट करें, मुझे ऐसा अंदाजा हो रहा है कुछ बच्चों ने रिवीजन नहीं की हुई है, उनके क्वेश्चंस मुझे बता रहे हैं ये बात।